हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं, पढ़ाने के बाद मेरे बाल और इनकी हालत देखो, मेहनतकश इंसान की क्या हालत हो जाती है। बाल भी खुल के चिड़िया का घोंसला बन जाते हैं। चलिए, अब जो है बाल हमने अपने संवार लिए हैं, जैसे भी संवारने थे। अब इसके साथ ही मैं आपको जो है आज क्या करवाऊंगी, मैं आपको यूपी पीजीटी का पेपर लेकर आई हूँ। बहुत बढ़िया पेपर आज मैंने तैयार किया है, रेशनल्स के साथ है। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करती हूँ। और भाई देखो, ऐसा है कि यदि आप लोग मुझे मेरे लेक्चर्स से आप लोग जो हैं आपको पसंद आ रहे हैं, तो कम से कम एक बार जो है देखना तो बनता है ना भाई, या नहीं बनता? बताओ। चलो, आपकी मर्जी है। वैसे ये जो टेस्ट पेपर है, इसकी आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी टेलीग्राम पर, लेकिन कल मिलेगी, क्योंकि आज तो मैं पूरा नहीं करवा पाऊंगी। आज तो मैं 45 क्वेश्चंस ग्रामर के और उसके साथ कुछ 45 क्वेश्चंस मैंने ग्रामर के लिए हैं, और बाकी के सारे क्वेश्चंस जो हैं 80 क्वेश्चंस जो हैं वो लिटरेचर के लिए हैं। और मैंने आपको कहा था, मैंने इसमें 3 राइटर्स लिए हैं, रोमांटिक राइटर्स हैं, जॉन कीट्स, शेले एंड चार्ल्स लैम। पहले मैंने ग्रामर के क्वेश्चन लिए हैं, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस लिए हैं, आप देख सकते हैं। और आप में से कुछ लोग ये क्वेश्चन पहचान भी जाओगे कौन सी किताब के हैं, ठीक है। तो हालांकि उस किताब में ये एमसीक्यूज नहीं थे, एमसीक्यूज हमने खुद बनाए हैं। अब पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, द वेटर फिल्ड द ग्लासेस विद वाटर। तो ये इसमें आपको करना क्या है कि चूज द करेक्ट वॉइस है, द वेटर फिल्ड द ग्लासेस विद वाटर। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए, और आप लोग जो है ऑप्शन में बताइए। मैं इंतज़ार कर रही हूँ आप लोगों का कि सही ऑप्शन का। द आंसर इज बी, द ग्लासेस वर फिल्ड विद वाटर बाय द वेटर। द ग्लासेस वर फिल्ड बाय द वेटर विद वाटर नहीं होगा, द ग्लासेस वर फिल्ड विद वाटर, ये पूरा का पूरा है। द ग्लासेस, द वेटर फिल्ड द ग्लासेस विद वाटर, द ग्लासेस वर फिल्ड विद वाटर बाय द वेटर। तो यहाँ पर आएगा, इसका आंसर बी है। अगर आपने इसका सही जवाब दिया है तो आपको मिल गए हैं नंबर। शी टुक द डॉग फॉर अ वॉक। देखो भाई, स्टैंडर्ड पेपर बनाया है, आप अगर आप पहचान सकते हो कि कौन सी किताब के लिए हुए हैं। मैंने इसमें एसपी बख्शी की बुक के जो हैं ये क्वेश्चंस जो हैं वो लिए हैं, जो एसपी बख्शी सर हमारे मेरठ के ही थे, वो उनकी लिखी हुई किताब है, आप लोगों ने सबने देख रखी होगी, एक नीले रंग की किताब है, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश ग्रामर, उसमें से लिए हैं। हालांकि इसके एमसीक्यूज नहीं थे, सारे इसमें से नहीं हैं, मगर हाँ उसमें से मैंने क्वेश्चंस लेकर बनाए हैं, क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं, स्टैंडर्ड बुक है, तो उसमें से मैंने बनाया है, अच्छा वो है। और शी टुक द डॉग फॉर अ वॉक, शी टुक पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो द डॉग वॉज टेकन बाय हर, द डॉग वॉज टेकन फॉर अ वॉक बाय हर, द डॉग वॉज टेकन फॉर अ वॉक बाय हर। आप लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे हो, मैं ही देती रहूंगी सारा जवाब। ही वॉज ड्राइविंग द कार सो फास्ट दैट इट स्किडेड ऑन द स्नोई रोड। बताओ भाई। He was driving the car so fast that it skidded on the soil. आपको यहाँ से so fast से चेंज नहीं करना, ही वॉज ड्राइविंग द कार, केवल इतना चेंज करना है, क्वेश्चन को समझो और करो। द कार वॉज बींग ड्राइवन बाय हिम सो फास्ट दैट इट स्किडेड ऑन द, केवल जब अगर एडवर्ब क्लॉज आगे आ रहा हो ना तो उसको चेंज नहीं करना है, केवल इतने को ही चेंज करना है। ही वॉज ड्राइविंग द कार वॉज बींग ड्राइवन बाय हिम सो फास्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन बड़े बड़े हैं ना। दे विल लाफ एट यू, अगर दो प्रेपोजिशंस आते हैं तो क्या करोगे? दे विल लाफ एट यू, तो ये बनेगा आपका डबल प्रेपोजिशन होता है, यू विल बी, जो जिसके साथ जो फिक्स प्रेपोजिशन होता है ना उसको चेंज नहीं करते हैं। यू विल बी लाफ्ड एट बाय देम, यू विल बी लाफ्ड एट बाय देम, यू विल बी लाफ्ड एट बाय देम। अब इसमें आपको ना सेंटेंस में एरर ढूंढनी है, ढूंढो फटाफट एरर ढूंढो और मुझे भी बताओ और आप भी करो। क्रॉसिंग द रोड अ कार नॉक्ड हिम डाउन। आप सबसे पहले ये देखना, यहाँ पर ये जो है ये आपका पार्टिसिपल फ्रेज है, ठीक है, ये है आपका पार्टिसिपल फ्रेज। वैसे एक बात है, मेरे अंदर ना एक बहुत गंदी आदत है, ये कोई पूछे ना पूछे समझाने लग जा,
अरे कोई पूछ रहा है, मगर मैं सोचती हूँ बता दो यार, क्या फ़र्क पड़ रहा है। अकार नॉग, मैं कितना ही बता लूँ, जिसको मेरा बैच नहीं लेना ना वो नहीं लेगा, जिसको मेरी बुराई करनी है ना वो करेगा ही करेगा। फिर भी मेरे अंदर इतनी गंदी आदत है, ले बता दे, सब कुछ बता दे। क्रॉसिंग द रोड अ कार नॉक्ड हिम डाउन, ये है पार्टिसिपल फ्रेज और ये है आपका क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज। तो बात क्या है कि हर पार्टिसिपल का एक सब्जेक्ट होता है जो मेन क्लॉज में दिया रहता है, उसको हमें यहाँ लगाकर जो है वो देखना चाहिए कि वेदर द फ्रेज इज एप्ट और नॉट। अ कार क्रॉसिंग द रोड और नॉक्ड हिम डाउन, एक कार रोड क्रॉस कर रही थी, भैया कार रोड क्रॉस नहीं करती है, इंसान रोड क्रॉस करता है। तो बेसिकली इनको कहते हैं डैंगलिंग पार्टिसिपल्स। आई होप यू हैव हर्ड ऑफ दिस वर्ड एंड दैट इज डैंगलिंग पार्टिसिपल। डैंगलिंग पार्टिसिपल का मतलब होता है कि पार्टिसिपल के साथ उसको सब्जेक्ट मैच नहीं कर रहा है। तो वाइल ही वॉज क्रॉसिंग द रोड अ कार नॉक्ड हिम डाउन, ये होना चाहिए था। सो द आंसर इज ए, क्रॉसिंग द रोड। We erect monuments in the memory of the great lest their achievements might be forgotten। देखो देखो, ध्यान से देखो, बताओ इसमें क्या गलती है, बताओ बताओ। और ये बताओ ये कौन सा क्लॉज भी है, मैं खुद ही बोल देती हूँ, मैं इतनी बड़ी पागल हूँ ना मैं किया। वी इरेक्ट मॉन्यूमेंट्स, हम मॉन्यूमेंट्स बनाते हैं क्यों, ऑफ द ग्रेट लेस्ट, लेस्ट होता है कहीं ऐसा ना हो कि, तो ये एडवर्ब क्लॉज है ना, कहीं ऐसा ना हो कि, एडवर्ब क्लॉज ऑफ, एडवर्ब क्लॉज ऑफ। बताओ बताओ, है ना। आज मैंने तुम्हें मेरे अपने स्टूडेंट्स जो देख रहे होंगे जो पेड बैच वाले हैं, आज मैंने तुम्हें लास्ट ऑफ प्रिपरेशन बैच टीजीटी में करवाया भी है ये, तो अगर तुम भी देख रहे हो तो बताना जरूर। वी इरेक्ट मॉन्यूमेंट्स इन द मेमोरी ऑफ द ग्रेट लेस द अचीवमेंट शुड बी। नॉट ना लगा देना भाइयों और बहनों गलती से, क्योंकि लेस्ट का अपने आप मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, और लेस्ट को फॉलो करता है शुड, तो माइट नहीं आएगा, शुड बी फॉरगॉटन। द अलार्म्ड रिपोर्ट ऑफ एन अर्थक्वेक फ्राइटेंड एवरीवन इन दैट डिजास्टर प्रोन विलेज। द अलार्म्ड रिपोर्ट, भैया अलार्म्ड रिपोर्ट नहीं होगा, रिपोर्ट के आगे लगेगा अलार्मिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा अलार्मिंग, द अलार्मिंग रिपोर्ट, क्योंकि द it is the situation is still persisting. Next question is, he used rather harsh word in denouncing her, but he must have had some very strong reasons to do so. He used rather harsh words in denouncing her, but he must have had, इस क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है तो ये नो एरर है, दैट इज नो एरर। Instead of his busy and hard life, he still retains freshness and robustness। तुमको भी लग रहा है ना robustness में कुछ गलती है, लग रहा है ना ऐसा, मगर है नहीं। यहाँ instead of की जगह in spite लगाओ या despite लगाओ, और फिर off मत लगाना। अगर despite लगाओगे तो off मत लगाना, और नहीं तो instead की जगह in spite of, यानी कि के बावजूद। तो यहाँ instead of की जगह in spite of या despite लगाओ। I have ever looked forward dash the president of the district Rotary Club। बताओ बताओ, मुझे पता है कहाँ पर पिटफॉल्स होते हैं, कहाँ पर तुम फंस सकते हो, ये सारी चीज़ें, मतलब बीइंग अ टीचर और बीइंग अ स्टूडेंट एज वेल, कि वंस अपॉन अ टाइम आई वॉज अ स्टूडेंट, आई एम स्टिल अ स्टूडेंट। तो बताओ क्या गलती हुई है इसमें। आई हैव एवर लुक्ड फॉरवर्ड, अब पता है क्या होता है, सबसे पहला जवाब आता है, कूद कूद के जवाब देंगे, टू बिकम टू बिकम टू बिकम। ये बहुत ही गलत जवाब है, नहीं आएगा। क्यों? वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि लुक फॉरवर्ड के बाद आता है टू। देखो फिर वही मेरी गंदी आदत है ना, टू दैट्स अ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन अपने बाद क्या लेता है, नाउन, फिर प्रोनाउन भी ले सकता है, और फिर लेता है ये जेरेंड, ठीक है जी। और अगर बिकम ले रहे हो ना, ना तो ये नाउन है, ना प्रोनाउन है, ना ये जेरेंड है, तो भैया ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, इसे मत लगा देना। जो तुम्हारा मन कूद कूद के करने का कर रहा है, मत करना। यहाँ आएगा टू बीइंग, ये है जेरेंड। आई हैव एवर लुक्ड फॉरवर्ड
टू बीइंग द या प्रेसिडेंट, ये नेवर भी हो सकता था, आई हैव एवर लुक फॉरवर्ड टू बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट रोटरी क्लब, तो ये आएगा सही आंसर ये है, एंड दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। ठीक, we expected dash to the celebration, we expected dash to, बताओ बताओ। अब आपको लग रहा होगा यार डी हो सकता है, बोथ बी एंड सी, नहीं, आप एक्सपेक्ट करते हैं लेकिन बुलाया आपको, आप एक्सपेक्ट करते हैं, वी एक्सपेक्टेड टू हैव बीन इनवाइटेड, कोई काम जो पहले हो जाना चाहिए था, हम एक्सपेक्ट करते हैं, वी एक्सपेक्टेड टू बी इनवाइटेड, टू हैव बीन इनवाइटेड, हम एक चीज़ है जो काम पहले एक्सपेक्ट हम करते हैं, और ये भी मैं आपको बता देती हूँ, देखो एक चीज़ में ये आपको इन्फिनेटिव्स वाले में ये वाला वहीं से लिया गया है, लेट मी टेल यू द एग्जाम्पल एज वेल, इस एग्जाम्पल को मैं आपको इसी बुक में से एक्सप्लेन भी करूँगी, ठीक है। एक मिनट बता रही हूँ बस मेरा ये वाला, देखिए पहला तो क्वेश्चन मैंने इसमें से लिया था, अगर आपके पास भी ये वाला है, और इसी में से लिया था मैंने, वर्कबुक एक्सरसाइज बी है ये, और आप इसमें देख भी सकते हैं, इसमें मैंने थोड़ा सा उसमें अपने आप आगे जोड़ लिए हैं, ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको ये वाला बताना चाहूँगी, 25 है इसका, एंड दैट इज़, देखो ये जो मुझे बताना था ये इसी के क्वेश्चंस हैं, वी एक्सपेक्टेड, अब यहाँ पर आएगा इसका जो सही आंसर है, ये ना मैंने इसमें अपने आप ही ऑप्शन जोड़ दिया था, बोथ बी एंड सी, सही जो ऑप्शन थे इसके ये थे, वी एक्सपेक्टेड टू इनवाइट, टू हैव बीन इनवाइटेड, टू बी इनवाइटेड, तो इसमें जो है इसका जो सही आंसर है वो था सी, टू बी इनवाइटेड, इसका मतलब देख के ये लग रहा था। तो मैं अभी इसमें आपको एक चीज़ बताऊंगी, एक जो मुझे जो बेसिकली जो बात बतानी है वो ये है कि हम लोग कहाँ पर जो यूज़ करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल, कहाँ यूज़ करते हैं, दैट व्हाट आई वांट टू टेल यू, और वही जो चीज़ है उससे एक अपना अच्छा सा वो चीज़ें जो हैं वो हो जाती हैं। टू बी इनवाइटेड है इसमें तो, और अरे मिल जा भैया, कई बार ऐसा नहीं होता हम ढूंढते हैं कुछ और वो मिलता ही नहीं है, हाँ मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। देखो मैं आप लोगों को एक चीज़ परफेक्टिव इन्फिनेटिव जो है उसके बारे में बताना चाहूँगी, तो जिससे आप भी जो है इस जब कभी भी आप कंफ्यूज ना हो परफेक्टिव इन्फिनेटिव में, जैसे हमने यहाँ लिखा he admitted to have uttered those words against me, तो मैं जो आपको बताना चाह रही थी वो ये है, जो परफेक्टिव इन्फिनेटिव होता है वो किस चिड़िया का नाम है, आप सबसे पहले ये समझिए। परफेक्टिव इन्फिनेटिव है कि जब आप कोई काम पहले हो गया होता है तो उसके साथ आप टू हैव फॉर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए, और जो काम बाद में होता है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाइए, जैसे वो वर्ब्स होते हैं एडमिट करना, कन्फेस करना, डिनाई करना, जैसे शी डिनाइड टू हैव सीन हिम यस्टरडे, तो सही है कि मना बाद में करोगे देखोगे पहले, तो जो काम पहले हो गया उसमें परफेक्टिव इन्फिनेटिव यानी कि टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब।
और वो जो है जो वर्ब है मेन वर्ब वो उसमें लगाओ। अब इसमें क्या है, वी एक्सपेक्टेड टू बी इन्वाइटेड, क्योंकि आप एक्सपेक्ट करते हो लेकिन बुलाया पहले जाना चाहिए। एक्सपेक्टेड कि हम एक्सपेक्ट जो है करते हैं, लेकिन बुलाया जो है वो हमने एक्सपेक्ट किया था, आप एक्सपेक्ट पहले कर रहे हो, बुलाया जो है टू बी इन्वाइटेड। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा वी एक्सपेक्ट। अगर होता भाई डिनाई होता, कन्फेस वगैरह होता, तो आप इसमें परफेक्टिव इन्फिनेटिव का यूज़ करते। ठीक है, और परफेक्टिव इन्फिनेटिव के और भी क्वेश्चंस इसमें हैं वैसे। वो मैं क्वेश्चन ही देख रही हूँ, मिल जाए तो। चलो अब मैं आपको नेक्स्ट जो है वो बताती हूँ। नेक्स्ट जो है, और इसके बाद एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वो वाला भी आपको बताऊंगी। शी हैज़ गिवन अप डैश ऑन हर फ्रेंड्स एडवाइस। शी हैज़ गिवन अप वॉट, जो वॉट का जवाब दे वो होता है आपका जेरेंट। शी हैज़ गिवन अप वॉट, तो यहाँ पर आएगा स्मोकिंग। शी हैज़ गिवन अप स्मोकिंग ऑन हर, शी हैज़ गिवन अप वॉट, तो ये जो है यहाँ पर किसका काम कर रहा है, यहाँ पर ये जेरेंट का काम कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ लगाएंगे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, अब इसको जरा बढ़िया से समझिएगा, बताएगा। रिमेंबर दिस इज नॉट अ सेफ रोड टू ट्रेवल बाय, ट्रेवलिंग, फॉर ट्रेवलिंग। देखो इसमें आपको लग सकता है कि भाई इसमें दिस इज नॉट अ सेफ रोड फॉर ट्रेवलिंग। आप सबसे पहले एक चीज समझिएगा, दिस इज नॉट द रोड सेफ फॉर ट्रेवलिंग। अगर आप इसको ऐसे लिखते, दिस इज नॉट द रोड, या दिस इज, या ऐसे करते, इसको यहां से छोड़िए, अगर कहते दिस रोड इज नॉट सेफ फॉर ट्रेवलिंग, अगर ऐसे करते तो ठीक है, पर्पस बता रहा था और रोड के बाद रोड की क्वालिटी बता रहा है तो सही है। दिस इज नॉट अ सेफ रोड, अब अगर रोड आ रहा है, नाउन आ रहा है, तो इन्फिनेटिव लेंगे, और वो इन्फिनेटिव अपने साथ जो प्रेपोजिशन लेता है वो प्रेपोजिशन लगाएंगे। तो यहाँ क्या आएगा, दिस इज नॉट अ सेफ रोड टू ट्रेवल बाय। क्यों लगाया, क्योंकि सेफ रोड है। अगर ये होता दिस रोड इज नॉट सेफ, दिस रोड इज नॉट सेफ फॉर ट्रेवलिंग, तो सही था। दिस इज नॉट अ सेफ रोड, अब यहाँ नाउन आ रहा है, नाउन के बाद इन्फिनेटिव आएगा टू ट्रेवल बाय, तो नाउन के बाद और वो जो इन्फिनेटिव है वो अधूरा नहीं आ सकता। जैसे आई डोंट हैव चेयर टू सिट इन, आई डोंट हैव अ चेयर, नाउन आया, नाउन के बाद इन्फिनेटिव लगाओगे, लेकिन वो इन्फिनेटिव तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक उसके साथ प्रेपोजिशन नहीं लगेगा जो चेयर के लिए प्रेपोजिशन आना चाहिए। जैसे रोड के लिए जो प्रेपोजिशन है, ये रोड का प्रेपोजिशन है, तो लगाओगे बाय। क्लासिकल म्यूजिक इज वर्थ, वर्थ जब आता है तो उसके बाद आप क्या लगाते हो, वर्थ। अब आप ही बता दो, मैं ही क्या बताऊं। क्लासिकल म्यूजिक इज वर्थ listening to, वही द क्लासिकल म्यूजिक इज वर्थ लिसनिंग टू, दैट इज लिसनिंग टू, वर्थ लिसनिंग टू, और वही चीज है, इसके लिसन के साथ हम लगाते हैं टू। ठीक है जी। अब ये भी मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगी कि भैया मुझे ये बताओ कि यहां पर वर्थ के बाद जो ये वर्ड आ रहा है, ये है क्या, ये पार्टिसिपल है, ये जेरेंड है, क्या है, क्लासिकल म्यूजिक इज व्हाट, वर्थ लिसनिंग। तो भैया वर्थ के बाद जो लिसनिंग आ रहा है वो जेरेंड है, व्हाट का जवाब दे रहा है, और जेरेंड क्या होता है, ये भी वर्बल नाउन होता है। द ऑफिसर ऑलवेज बेड मी डैश फास्ट, बेड मी क्या लगता है, ये आपके नॉन फाइनाइट के क्वेश्चंस हैं। आप लोग अपने नॉन फाइनाइट्स को अच्छे से करना चाहें तो आप लोग जो ग्रामर की किताब है आपके पास, उसमें से नॉन फाइनाइट्स का चैप्टर पढ़िए और उसमें से देखिए किसके साथ क्या लगता है। तो ऑफिसर ऑलवेज बेड मी, लग रहा होगा कि ये आएगा बेड मी वर्क फास्ट। द ऑफिसर ऑलवेज बेड मी वर्क फास्ट क्यों आएगा, क्योंकि भाई ये जो है ना, इसके बाद बेयर इन्फिनेटिव लगता है, बेयर इन्फिनेटिव। ही इज रिपोर्टेड, ये आ गया ये ही इज रिपोर्टेड डैश मुंबई
फॉर गुड लास्ट ईयर। रिपोर्ट बाद में किया जाएगा, गए पहले हैं। रिपोर्ट बाद में किया जाएगा, गए पहले हैं। तो ये इसमें क्या आएगा, टू हैव लेफ्ट। कौन सा है, परफेक्टिव इन्फिनेटिव। द आंसर इज परफेक्टिव इन्फिनेटिव। माई ऑल मदर ऑलवेज डिटेस्ट विथ शेडी चिल्ड्रन। तो डिटेस्ट के साथ क्या आता है ये आप बताइएगा। माई मदर ऑलवेज डिटेस्ट, डिटेस्ट के साथ लगाएंगे डिटेस्ट इन वॉट, डीलिंग विद। तो यहाँ आएगा डिटेस्ट डीलिंग विद। भाई देखो क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं और आप लोगों को भी सही लग ही रहे होंगे। अब यहाँ से क्या करना है आपको, ये थोड़े से सेंटेंसेस इस तरीके से करे हैं कि जिसमें आपको जो है ना मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन और रीराइट किस किस्म के हैं, तो ये मैंने बना लिए हैं। ईट फ्यू रिच डिनर्स एंड यू विल नीड फ्यू मेडिसिन। पहले ऑप्शन देख लो फिर मुझे बता देना। इफ यू ईट फ्यू रिच डिनर्स कॉमा यू विल नीड फ्यू मेडिसिन। तो क्या आएगा इसका सही आंसर, द आंसर इज ए। फ्यू को मैनी से मत चेंज करिए, कोई जरूरत नहीं है। ही विल बी एंग्री इफ यू कम लेट, यूज एंड, यानी कंपाउंड सेंटेंस बनाइए। इफ यू कम लेट ही विल बी एंग्री, ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो इसे आपको कंपाउंड से बनाना है। कम लेट एंड ही इज एंग्री, इफ यू कम लेट एंड ही विल बी एंग्री, ऐसे नहीं बन सकता ना, कंपाउंड बनाना है। तो कंपाउंड बनाने के लिए क्या है, वुड भी नहीं आएगा। कम लेट एंड ही विल बी एंग्री, कम लेट एंड ही विल बी एंग्री, तो इसका आंसर डी होगा, क्योंकि भाई टेंस चेंज नहीं करेंगे। कम लेट एंड ही विल बी एंग्री, तो दो सेंटेंसेस जोड़ दिए, कंपाउंड सेंटेंस बना दिया है। ठीक है जी। बस 2 मिनट का टाइम देना मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रिलियंट स्टूडेंट सरप्राइज्ड एवरीवन, यानी कि यहां पर आपको नाउन फॉर्म यूज करना है ब्रिलियंस। तो बताइए क्या होना चाहिए, द ब्रिलियंस ऑफ द स्टूडेंट। तो यहां पर आएगा आपका सी है, द ब्रिलियंस, दैट्स अ नाउन फॉर्म ऑफ द, ऑफ के आगे पीछे नाउन यूज होता है, द ब्रिलियंस ऑफ द स्टूडेंट। अगर मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ने ना दिया हो तो आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लें। इट इज नो यूज ब्लेमिंग हिम, क्वेश्चन बड़े बड़े हैं इसलिए समझाने में थोड़ा समय लग रहा है। इट इज नो यूज ब्लेमिंग हिम, बिगिन विद द। देखो इसमें मैं आपको एक चीज भी बताना चाहूंगी, यहां पर हम लोग जेरेंड लगाते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो होते हैं हम उनमें जेरेंड लगाते हैं। और ये मैं आपको इसका वो भी बताना चाहूँगी, जेरेंड में जब ये होता है कि हम लगाते हैं यहाँ पर इट इज़ नो यूज़, देयर इज़ नो यूज़, तो हम वहाँ पर क्या लगाते हैं कि देयर इज़ नो यूज़, there is no use waiting for her, there is no use of spending on luxuries, so it is no use blaming him, there is no use blaming him। बस ये इतना करना, एट हटाइए और कुछ नहीं, छेड़खानी मत करिए। there is no use blaming him, there is no use blaming him। ठीक है जी, फिक्स स्ट्रक्चर है, उसके बाद जेरेंड लगता है। क्वेश्चन नंबर 22, I was so sure that I could depend on him, डिपेंडेंस यानी कि नाउन लगाना है। बताइए, I was so sure that I could depend on him। वैसे तो इनमें से तो कोई नहीं, बस अंधों में काने सरदार के हिसाब से हो सकता है। आई वॉज श्योर ऑफ माई डिपेंडेंस ऑन ऑफ में, आई वॉज श्योर ऑफ माई डिपेंडेंस ऑन हिम, आई वॉज श्योर, डिपेंडेंस आ गया है, सही यही है। यू विल हैव टू राइट लेजिबली, प्रीफिक्स इट यूज करना है, यू विल हैव टू राइट इट लेजिबली, तो यहाँ आएगा आपका बी, यू विल हैव टू राइट इट लेजिबली।
शेल वी एवर फॉरगेट दीज हैप्पी डेज, ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, पूछ भी लिया जाता है। शेल वी एवर फॉरगेट दीज हैप्पी डेज, तो यहाँ नेवर से बनाना है, तो वी शेल नेवर फॉरगेट दीज हैप्पी डेज, वी शेल नेवर फॉरगेट दीज हैप्पी डेज। ये इंटेरोगेटिव का एक्चुअली अफर्मेटिव बना है, असर्टिव बना है, और इन द अफर्मेटिव वी शेल नेवर फॉरगेट दीज हैप्पी डेज। दिस इज नॉट द मैनर टू डू दिस वर्क। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन इसमें देखेंगे। दिस इज नॉट द मैनर टू डू दिस, राइट अ क्लॉज आफ्टर मैनर। मैनर के बाद दोनों क्लॉज आते हैं। दिस इज जैसे ये है, दिस इज नॉट द मैनर हाउ दिस वर्क शुड बी डन, या दिस इज नॉट द मैनर इन विच दिस वर्क शुड बी डन, दोनों सही है। अगर आप ये देखेंगे तो गूगल आपको कहेगा कि ये सही है, लेकिन जो स्टैंडर्ड इंग्लिश की बुक्स हैं, पुरानी बुक्स हैं, जो 19th सेंचुरी ग्रामर को मानते हैं, वो ये भी मानते हैं। तो बोथ आर करेक्ट। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे मेरे और आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है एग्जामिनर को कि वो क्या मानते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक्स में ये भी है और ये भी सही है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो एसपी बख्शी वाली बुक में भी ये दिया हुआ है कि एडजेक्टिव क्लॉज है, दिस इज नॉट द मैनर हाउ दिस वर्क इज डन, हाउ दिस वर्क शुड बी डन, या इसका लिखा है दिस इज नॉट द मैनर, हाउ के साथ आगे लिखा हुआ है इन विच दिस वर्क शुड बी डन। तो बोथ आर करेक्ट एंड यू कैन यूज बोथ द सेंटेंसेस, मतलब आप दोनों सेंटेंस, बस ये ओल्ड इंग्लिश है, ये न्यू इंग्लिश है, बट बोथ आर करेक्ट। His prompt reply will able us to take timely action. His prompt reply will able us to take timely action. तो यहाँ पर है, अब आप देख रहे होंगे क्वेश्चंस काफ़ी बड़े बड़े हैं तो टाइम लग रहा है। His prompt reply, करेक्ट सेंटेंस, इसका डी है, his prompt reply will enable us to take timely action. enable है, as it was a recess time the students were playing, begin with it, it was a recess time, it was recess time the students were playing. begin with it, क्या होना चाहिए, it being रिसेस टाइम होने के कारण बच्चे जो है खेल रहे थे, एज इट वॉज, रिसेस टाइम होने के कारण, या रिसेस थी, हाँ जी, इसीलिए मैंने ये सी और डी में कंफ्यूजन होगा। इट वॉज, एज इट वॉज, एज, चूंकि, चूंकि के सेंस में है ना, यहाँ पर ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं है। इट वॉज रिसेस टाइम, इट बीइंग रिसेस टाइम, इट बीइंग अ रिसेस टाइम द स्टूडेंट्स वर प्लेइंग, तो यहाँ पर इसका आंसर होना चाहिए सी। वॉज को बीइंग में, इट बीइंग रिसेस टाइम, रिसेस टाइम होने के कारण बच्चे खेल रहे थे, सी। हु डज नॉट लाइक टू बी प्रेज्ड, चेंज इनटू असर्टिव। असर्टिव को जब चेंज करते हैं इंटेरोगेटिव में, तो जब शौक या कुछ बताना होता है तो हम उसको में इंटेरोगेटिव को अफर्मेटिव में, इंटेरोगेटिव को वाइस वर्सा करते हैं। अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव जो है वो अफर्मेटिव है तो हमारा नेगेटिव में चेंज होता है। हु डजेंट लाइक टू बी प्रेज्ड, हु डजेंट, एवरीवन लाइक्स टू बी प्रेज्ड। तो यहाँ आएगा आपका, इसका आंसर आएगा सी, एवरीवन लाइक्स टू बी प्रेज्ड, एवरीवन लाइक्स टू बी प्रेज्ड। अगर आपने ये पेपर अच्छे से कर लिया ना तो बढ़िया है, आपको बहुत कुछ चीज़ें आती हैं, और मैं टॉपिक्स इसलिए दे देती हूँ कि जिससे कि आप लोग जो हैं अच्छे से तैयार होकर आएँ। दैट वॉज नॉट माई मीनिंग एट ऑल, यूज मीन, use mean, that was not what I meant at all, that was not what I meant at all. तो ये हो गया आपका B, and next question is 30. If you listen seriously I'll tell you all, use in the event of, if you listen seriously, in the event of you're listening seriously I will tell you all, and the answer is C, in the event of you're listening seriously I will tell you all. और एक चीज़ यहाँ पर ये आती है कि व्हाट डज इट मीन इन द इवेंट ऑफ, तो लेट मी टेल यू द मीनिंग ऑफ इन द इवेंट ऑफ एज वेल। ऐसा मुझे लगा कि आप लोग मुझसे पूछना चाह रहे हैं तो मैंने कहा बता देती हूँ। इफ इट हैपन्स, if you listen to me seriously,
टू टेल अ पॉसिबल फ्यूचर सिचुएशन. इफ का सेंस है इफ कोई बताता है इन द इवेंट ऑफ. आई एम ग्लैड दैट ही हैज रिकवर्ड. यूज रिकवरी. I'm glad of his recovery. I'm glad of his recovery from illness. I'm glad of his recovery. Glad के साथ off लगता है. I'm glad of his recovery from illness. I'm glad. Do this to escape sufferings. Use last. Do this as a last resort to escape suffering. कि एक last resort के तौर पे ले लो. Do this as a last resort to escape sufferings. It is likely that he will help you. Begin with he. He is likely to help you. ऐसी संभावना है. He is likely to help you. is RM plus likely to होता है और इसका भी एक संभावना बताने के लिए यूज करते हैं. Mr. Rahul is on leave. Mrs. Deepa dash the English these days. अब सबसे पहले ये टेंस से संबंधित क्वेश्चंस हैं. आप these days देखिए तो ये बता रहा है ये टेम्परेरी कंडीशन, और जो टेम्परेरी कंडीशन बताता है उसके लिए हम लगाते हैं, उसके लिए कंटिन्यूस टेंस यूज होता है और वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूस, क्योंकि ये टेम्परेरी कंडीशन बता रहा है. प्लीज सिट डाउन. चेंज द वॉइस. अगर प्लीज आ रहा है तो आप यहाँ पर यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन और यू आर रिक्वेस्टेड, वो ऊपर वाले में यू वर है और कई बार गोला गलत भर जाता है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन. Gold jewelry is bought and sold here. Change the voice. Actually this is in passive voice. You have to change the voice into active. तो यहाँ पर आएगा people buy and sell gold jewelry है. He is said to be a spy. ये भी आपका जो है पैसिव में है. He is said to be a spy और इट से स्टार्ट करना है. इट इज सेड दैट, ये एक ही मतलब पैसिव वॉइस में दो तरीके से लिखा गया. इट इज सेड दैट ही इज अ स्पाई. ऐसा कहा जाता है क्या? नाउन क्लॉज लगा लिया बस. ही इज सेड टू बी अ स्पाई ये फ्रेज है, ये क्लॉज है. She denied to have visited the multiplex yesterday. Rewrite. She denied to have visited the multiplex yesterday. तो आप यहाँ पर ये थोड़ा सा वो हो गया है, ए बी सी डी है और यहाँ पर बोथ ए एंड सी, ये थोड़े से ऑप्शन उटपटांग हो गए हैं. तो आप इसे दो तरीके से लिख सकते हैं. शी डिनाइड having visited the multiplex yesterday. She denied that she had visited the multiplex yesterday. तो yesterday के लिए है she denied having visited the multiplex yesterday और she denied जो है that she had visited the multiplex. दो तरीके से लिख सकते हैं. This computer is made in India. Use noun of made. Made का होता है इसको जो होता है Indian make. तो this computer is of Indian make. This computer is of Indian make. Everyone wept when he departed. तो क्या आंसर होना चाहिए इसका? None but everyone wept when he departed. अब आप ऑप्शन आप पढ़ लो, मैं थक गई पढ़ते पढ़ते. हाँ जी.
इसमें मुझे थोड़ा सा ऑप्शन में गड़बड़ लग रही है, तो बट वेब्ट से 1 मिनट का टाइम दीजिएगा मुझे, तो चेक कर रही हूँ मैं इसको। None but wept. None but. Everyone wept when he departed. Everyone wept when he departed. None but wept. ऐसा कोई नहीं जो रोया नहीं when he departed. हाँ, तो इसका आंसर डी ही होना चाहिए, none but wept when he departed, तो ये इसका डी है। ऐसा वह एक बार मैं इसको थोड़ा सा और इसको देख कर तब आप लोगों को और बताऊंगी, क्योंकि इसको थोड़ा सा मुझे इसको जो है इसको ब्रश अप करना पड़ेगा कि ये ऑप्शन सही है या नहीं है। इफ़ यू हैड नॉट वर्कड हार्ड यू वुड हैव वेस्टेड दिस ईयर, और इसमें आपको जो है यूज़ हार्ड वर्क करना है, तो हार्ड वर्क करना है, तो यहाँ मतलब बट फॉर से बना सकते हैं ये। यहाँ पर आप इसका ऑप्शन देखिए, बट फॉर का मतलब होता है अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो, बट फॉर योर हार्ड वर्क, और ये फ्रेज के तौर पे हम यूज़ करते हैं। इफ़ यू हैड नॉट वर्कड हार्ड को हम बट फॉर योर हार्ड वर्क, बट फॉर योर हेल्प आई वुड हैव रूइंड, जो है ना आई वुड हैव बीन रूइंड। तो यहाँ पर बट फॉर के बाद आपको बेसिकली नाउन लगाना होता है, तो इसका सही आंसर है डी, द आंसर इज डी। ऑल्दो शी इज़ ग्लैमरस शी इज़ मॉडेस्ट, एज से लगाना है, तो ऑल्दो शी इज़ ग्लैमरस शी इज़ मॉडेस्ट, ग्लैमरस एज शी इज़ मॉडेस्ट, तो यहाँ पर आएगा शी इज़ एज ग्लैमरस शी इज़, या तो शी इज़ एज ग्लैमरस एज शी इज़ एज मॉडेस्ट, इसमें है शी इज़ एज शी इज़ ग्लैमरस शी इज़ मॉडेस्ट, इस तरीके से मतलब ये थोड़ा सा सही से शी इज़ एज ग्लैमरस एज मॉडेस्ट, या तो इस तरीके से बनाए, लेकिन उसको ना बना के ग्लैमरस एज शी इज़ मॉडेस्ट, तो इसमें सी है। अब ये थोड़ा सा जो है ये वाले आपके लंबे लंबे से क्वेश्चंस हैं, और ये जो है इनमें आपका ये है, इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ, ये है आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के। देखो इतना 40 मिनट तो मुझे 45 क्वेश्चन कराने में लग गए। चेयर अप मदर आई विल गो एंड गेट वर्क समवेयर सेड जैक। देखो ऑप्शन देखो, चेयर अप मदर आई विल गो एंड गेट, चेयर अप मदर, इसका सही आंसर है सी, जैक टोल्ड हिज मदर टू चेयर अप एंड सेड दैट ही वुड गो एंड गेट वर्क समवेयर। ये बस देखने में ही बड़े होते हैं, उतने होते नहीं हैं मतलब इसमें। बट द सी गॉड क्राइड डू नॉट बी अफ्रेड नोबल प्रिंस, आई हैव टेकन पिटी ऑन यू एंड विल हेल्प यू। और इसका ऑप्शन यहाँ है सही आंसर है, द सी गॉड टोल्ड द नोबल प्रिंस नॉट टू बी अफ्रेड एंड सेड दैट ही हैड टेकन पिटी ऑन हिम एंड वुड हेल्प हिम। तो मैं इसको ऐसे लगा रही हूँ, जब आपके पास आप पेपर देखेंगे तो आप देख लीजिएगा, ये बड़े बड़े क्वेश्चन थे ना। नो सेड द चाइल्ड आई वोंट नील, फॉर इफ आई डू आई शैल स्पॉइल माई न्यू ब्रीचेस। द चाइल्ड सेड दैट ही वुड नॉट नील बिकॉज इफ ही डिड ही वुड स्पॉइल हिज न्यू ब्रीचेस। और कोई सही इसलिए में डी वाले में डज है, इस पे बी वाले में विल आ रहा है, उसमें भी विल आ रहा है, जब पास्ट टेंस एक ही में है, तो इसमें हमारा आंसर होगा दैट इज सी। ठीक है, तो ये हमारे 45 क्वेश्चन ग्रामर के थे। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब मैं आप लोगों को यहाँ से ऑप्शन में यहाँ से मैं आपको बताना शुरू करती हूँ। चार्ल्स लैम इज बेस्ट नोन फॉर हिज पेन नेम। चार्ल्स लैम इज बेस्ट नोन बाय हिज पेन नेम। चार्ल्स लैम का जो है वो पेन नेम क्या था, एंड दैट वाज ईलिया। चार्ल्स लैम का जो पेन नेम था वो ईलिया था। आज वैसे भी मुझे जो है ना, मुझे लगता है कि ज़्यादा मुझे कराने नहीं चाहिए, काफ़ी लंबा हो गया है, आप लोग भी थक गए होंगे।
जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। आप सोच रहे हो बीच बीच में तो यही अपना वो कर लेनी शुरू कर देती हैं, है नहीं। मैं ना रेशनल्स देख रही हूँ, तो वो मैं आप लोगों को मैंने सोचा वो भी बीच बीच में बता दूँ। ये कौन सा था? चलो भाई, मैं रेशनल्स ढूंढ रही हूँ कि मुझे अच्छे से वो जो है ना, मैंने इसमें वो ले रखे हैं कि जिसमें आप लोगों को, जैसे अभी सेकंड वाला है वो वाले में काफ़ी है, इसका अच्छा सा वो है। ये तो आपका इलिया वाला बता ही दिया। विच पोएम बाय कीट्स इज बेस्ड ऑन अ स्टोरी फ्रॉम बोकाचियोस डेकामेरॉन, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, इजाबेल और द पॉट ऑफ बेसिल, लामिया, दाबेल, डमसेंस मर्सी। तो ये आप लोगों को मुझे बताना है, और ये है आपका दैट इज कि जो स्टोरी फ्रॉम बोकाचियोस डेकामेरॉन है। 1 मिनट का मुझे वो दीजिएगा, क्योंकि वो जो इतने अच्छे अच्छे से वो है ना, वो बताने में तो अच्छा लगता है, और क्या बताएंगे। यस, ये मुझे मिल गया। यहाँ पर आंसर बताने में नहीं होता कि थोड़ा सा उसके साथ रेशनल्स बता दो ना, तो मज़ा आता है। ये इजाबेल, और ये बेस्ड ऑन अ स्टोरी फ्रॉम बोकाचियोस डेकामेरॉन है। इजाबेल इसका जो है, ये इजाबेल की कहानी है, और उसका जो लवर था जिसका नाम था लॉरेंजो, इजाबेल के लवर का नाम था दैट वाज लॉरेंजो। लॉरेंजो जो है वो उसके अलावा जिसकी की हत्या जो है वो इजाबेल के दोनों भाइयों ने कर दी थी। और ये जो कहानी है फोर्थ डे ऑफ बोकाचियो, फोर्थ डे ऑफ बोकाचियो के डेकामेरॉन से ली, बोकाचियो के वर्क से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 50 ही करा देती हूँ आज, बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड इज द क्लोजिंग लाइन ऑफ, ये ओड टू वेस्ट विंड की लाइन है, ओड टू द वेस्ट विंड की लाइन है ये। और ये पोएम किसकी है? दैट इज बाय शेले। ओड टू वेस्ट विंड जो है वो शेले की पोएम है, और ये टर्जा रिमा में लिखी गई है, ये आप सभी को पता है। और इस पोएम में और क्या बताएं आपको, ये शैले की होप फॉर पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल रीबर्थ को बताता है। शैले इज पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल रीबर्थ। कीट्स नेगेटिव कैपेबिलिटी was first mentioned in a letter to P.B. Shelley, Leigh Hunt, जॉर्ज एंड टॉमस कीट्स, फेनी ब्राउन। नेगेटिव कैपेबिलिटी का मतलब होता है टू रिमेन इन अनसर्टेनिटीज। कीट्स का ये कॉन्सेप्ट था नेगेटिव कैपेबिलिटी। एक कैमिलियन पोएट का कॉन्सेप्ट भी उन्होंने दिया था, और इन्होंने जो है इसमें जो ये इसमें ये एक लेटर में लिखा है उन्होंने, और ये लेटर उन्होंने किसको लिखा है? दैट इज बाय जॉर्ज एंड टॉमस कीट्स। अब ये कौन थे दोनों? जॉर्ज एंड टॉमस कीट्स जो हैं ये दोनों थे भाई थे भैया इनके। और इन्होंने नेगेटिव कैपेबिलिटी, ये एक लेटर था, ये कब आया था? दिसंबर 1817 में। मैंने कहा ना मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है वो दिसंबर 1817 में ये लेटर उन्होंने लिखा था, जॉर्ज एंड टॉमस कीट्स को लिखा था। और उन्होंने इसको डिफाइन किया, इट इज़ एबिलिटी टू रिमेन इन अनसर्टेनिटीज एंड मिस्ट्रीज विदाउट एनी इरिटेबल रीचिंग आफ्टर फैक्ट एंड रीज़न। तो ये मानते थे कि ये नेगेटिव कैपेबिलिटी या तो उनके अंदर है, या जो है वो विलियम शेक्सपियर के अंदर है। तो ये दिसंबर 1870 जॉर्ज एंड टॉमस कीट्स। हु को ऑथर टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर विद चार्ल्स लैम्ब। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर विद चार्ल्स लैम्ब किसने करा? दैट इज मैरी लैम्ब। तो भैया मैं 50 क्वेश्चन आज करा दिए हैं, और बाकी के मुझे पता है काफ़ी सारे रह गए हैं, लेकिन करा दूंगी। ठीक है जी। मिलते हैं अब कल। बाय बाय। मैंने कोई ऐड नहीं करा, कुछ नहीं करा। ये आप लोग भी मानेंगे इस बात को कि मैं पढ़ाती चली गई, पढ़ाती चली गई, क्योंकि मुझे पता है जिसे लेना है वो लेगा ही लेगा जो है बैच जो है, और जिसे नहीं लेना मैं कुछ भी कर लूँ,
अपने फेफड़े निकाल के भी रख दूँ, कितना भी पढ़ा लूँ, लेकिन जिसे नहीं लेना वो नहीं लेगा, है ना भाई। तो ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं कल। और ये आपको जो इसकी PDF है वो मिलेगी आपको टेलीग्राम पे, लेकिन कल जब मैं सारे पूरे करवा दूँगी।